मैं डॉक्टर सतीश दुबे। आज हम लोग चर्चा करने आए हैं सरकार के अंग। सरकार के अंग, सरकार या गवर्नमेंट, GOVERNMENT, सरकार या गवर्नमेंट। पहले हम थोड़ा ये बता दें कि हालांकि मैंने राज्य वाले वीडियो में बताया है कि सरकार क्या है, लेकिन थोड़ा और क्लियर कर देते हैं कि सरकार राज्य की भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। राज्य की इच्छाओं को व्यक्त करना, राज्य की इच्छाओं को प्रकट करना, ये कार्य सरकार द्वारा किए जाते हैं। सरकार राज्य का बहुत ही अनिवार्य तत्व है। 4 तत्वों में से जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। मैं राज्य के वीडियो में आप विस्तार से देख सकते हैं, इसे मैंने विस्तार से चर्चा किया है। तो सरकार राज्य की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो भी साधन हैं, व्यक्ति हो, संस्था हो, संगठन हो, जो भी कुछ है, जो उसके कार्यों को पूरा करते हैं, उसके लक्ष्यों को व्यक्त करते हैं, उसके उद्देश्यों को पूरा करते हैं, उन्हें हम सरकार कहा जाता है। तो इस तरह से एक परिभाषा गार्नर की है कि राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन या एजेंसी के द्वारा होती है उसे हम सरकार कहते हैं। गार्नर, राज्य के इच्छाओं की पूर्ति, राज्य के इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन या एजेंसी से होती है उसे हम राज्य कहते हैं। उसे सरकार कहते हैं। उसे सरकार कहते हैं, आसान शब्दों में उसे सरकार कहते हैं। यानी सरकार वो है जो राज्य की इच्छाओं को, भावनाओं को व्यक्त करे, वो सरकार है। वो चाहे व्यक्ति हो, संगठन हो, संस्था हो, कुछ भी हो। क्योंकि राज्य क्या चाहता है, जैसे हम चर्चा करते हैं कि भारत फलाने देश के साथ क्रिकेट खेलेगा, नहीं खेलेगा, इनसे शांति चाहता है, इनसे। तो राज्य का मतलब ये जो हमारे पेड़ पौधे और हमारा पूरा भौगोलिक क्षेत्र है, ये तो बोलेगा नहीं, हमसे पूछा जाएगा नहीं। तो इस चीज को कौन व्यक्त करेगा कि राज्य चाहता क्या है? स्कूल का टीचर तो बताएगा नहीं, डॉक्टर तो बताएंगे नहीं, भवन बिल्डिंग तो बताएंगे नहीं, बताती है सरकार। यानी राज्य की भावनाओं को व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना, प्रतिबिंबित करना, ये सब कुछ करने वाले संस्था को, एजेंसी को, वो चाहे संगठन हो, संस्था हो, व्यक्ति हो, जो भी हो, उसे हम राज्य कहते हैं। तो सरकार कहते हैं। तो सरकार तो क्लियर हो गया कि सरकार वह है जो राज्य की भावनाओं को व्यक्त करता है। वो कैसी भी सरकार हो, राजतंत्र हो, लोकतंत्र हो, एकात्मक हो, संघ, उसमें हमसे बहुत नहीं पड़ना है। सरकार होनी चाहिए। वो उस देश का अपना व्यवस्था है, अपना मैटर है कि सरकार कैसे होगी, अच्छे की होगी, बुरे की होगी, वो उनका मैटर है, उसकी बात की परिभाषा है। लेकिन यहां इतना जानिए कि सरकार वो है जो सरकार की भावनाओं को व्यक्त करे, सरकार की इच्छाओं को व्यक्त करे, सरकार के तत्वों को व्यक्त करे, उसे हम राज्य के, उसे हम सरकार कहेंगे। तो सरकार राज्य की भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है, एक एजेंसी है। तो राज्य की इच्छाओं को जिस पूर्ति जिस संगठन या एजेंसी से होती है उसे हम सरकार कहते हैं। ये परिभाषा है गार्नर की। तो सरकार तो क्लियर हो गया कि सरकार जो है वो चाहे व्यक्ति हो, संस्था हो, साधन हो, जिसके द्वारा राज्य की भावनाओं की प्रगटीकरण होगा, वो सरकार होगी। अब सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। 3 रूप की हम मुख्य चर्चा करते हैं कि सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो आज हम चर्चा करेंगे न्यायपालिका। तो हम सरकार के हो गए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो आज हम चर्चा करेंगे व्यवस्थापिका, जिसे हम विधायिका भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम रेजिस्लेचर कहते हैं, रेजिस्लेशन। तो ये है REGISLATURE, रेजिस्लेशन। तो व्यवस्थापिका या विधायिका की आज हम चर्चा करने वाले हैं। यह सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका मुख्य कार्य, काम तो बहुत हैं, मुख्य कार्य है कानूनों को बनाना, कानूनों का निर्माण करना। इसके साथ साथ कार्यपालिका पे नियंत्रण रखना, बहुत सारे निर्वाचन संबंधी काम करना, वित्त पे नियंत्रण रखना,
तो बहुत सारे काम हैं। अगर एक शब्द में कोई पूछे कि आपसे व्यवस्थापिका किसे कहते हैं, तो कहिए जो सरकार का वह अंग जो कानूनों का निर्माण करे उसे व्यवस्थापिका कहते हैं। एक शब्द में कि सरकार का वह अंग जो कानूनों का निर्माण करे, विधियों का निर्माण करे, उसे हम व्यवस्थापिका कहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है व्यवस्थापिका, क्योंकि जो ये कानून निर्माण करती है उसी आधार पे कार्यपालिका कानूनों का पालन करवाती है, उसी आधार पे न्यायपालिका अपना निर्णय देती है। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के लिए एक आधार का काम करती है, प्रकाश स्तंभ का कार्य करती है, मार्गदर्शन का कार्य करती है, गाइड का काम करती है। तो व्यवस्थापिका बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अब व्यवस्थापिका की हम चर्चा करेंगे कि व्यवस्थापिका के कार्य क्या क्या हैं। कार्य, व्यवस्थापिका के कार्य, द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। तो व्यवस्थापिका के कार्य, तो पहला कार्य है कानूनों का निर्माण। कानूनों का निर्माण इनका पहला कार्य, ये कानून बनाते हैं, मुख्य इनका पहला काम ही है कानूनों का निर्माण। सबसे बड़ा काम है कि कानूनों का निर्माण, विधियों का निर्माण। ये कानूनों का निर्माण करते हैं, परिवर्तन करते हैं, यानी कानूनों में बदलाव, यानी उसे हम कहते हैं संशोधन। संशोधन, कानूनों में संशोधन। संशोधन यानी अगर कोई कानून में परिवर्तन करना है तो वो कार्य भी व्यवस्थापिका करती है, कानूनों में संशोधन करती है। समाप्त करना, ये काम और इनका बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई कानून ये चाहें तो समाप्त कर सकते हैं कि भैया ये कानून का काम नहीं रहा, इसे समाप्त किया जाए। तो कानूनों का निर्माण, परिवर्तन या जिसे आप संशोधन कहें, समाप्त करना, ये काम इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, जन भावनाओं का दर्पण। जन भावनाओं का दर्पण, जन भावनाओं का दर्पण। विचार विमर्श करने की का कार्य, विचार विमर्श करना। विचार विमर्श करना ये बहुत बड़ा काम है इनका, कि खास करके लोकतंत्र की व्यवस्था में तो बहुत बड़ा काम है। व्यवस्थापिका जन भावनाओं की दर्पण होती है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि व्यवस्थापिका में पहुंचते हैं, खास करके प्रथम सदन, खास करके जहां जनता के सीधा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। खैर अमेरिका में तो द्वितीय सदन में भी जनता के सीधे चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, लेकिन प्रायः हम देखें तो प्रथम सदन में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि का ज्यादा प्रभाव होता है। तो खैर जन भावनाओं का दर्पण है। एक गीत है कि जो देखना चाहे उन्हें आकर मुझी को देख ले। किसी देश की संसद को देख करके यह अंदाजा लगा सकते हैं कि उस देश की जनता चाहती क्या है। खास करके प्रथम सदन, खास करके लोकतंत्र की बात मैं कर रहा हूं। भारतवर्ष की लोकसभा को देख लीजिए तो मालूम हो जाएगा कि हमारी जनता चाहती क्या है। अक्सर ये विरोधियों द्वारा प्रश्न उठाए जाते हैं कि अपराधी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, मूर्ख आ रहे हैं। मैं इसे गलत मानता हूं। भाई जो जनता चुन के भेज रही वो आ रहे हैं, मालिक है जनता, तो आप कौन होते हो टीका टिप्पणी करने वाले। जनता मालिक है, जिसे चुन के भेजेगी वो आएगा। हमारा निर्वाचन क्षेत्र है मान लीजिए महाराजगंज, हम वोटर हैं महाराजगंज के, तो महाराज की जनता ने लोकसभा में कि प्रथम सदन में जो प्रतिनिधि भेजा उसे देख के आप अंदाजा लगाइए कि हम क्या चाहते हैं, हमारी भावनाएं क्या हैं। तो वही हाल फिर विधानसभा में होगा। तो जनता के भावनाओं का प्रकटीकरण होता है, जनता की इच्छाओं का प्रकटीकरण होता है। जनता की भावना विचार लेकर प्रतिनिधि आते हैं और उनकी भावनाओं इच्छाओं का पालन करते हैं। तो बड़े बड़े मूर्ख हमारे यहाँ तर्क करते हैं कि गंवार आ गए, ये आ गए, अपराधी आ गए। क्यों उनको अपराध गंवार मूर्ख कहेंगे जब जनता वही चाहेगी। वो जनता जब मालिक है तो उसे आप क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हो। जनता जैसा चाहेगी वैसे लोग आएंगे। जन भावनाओं का दर्पण होता है। तो गीत है ना चंदन दास का कि जो देखना चाहे आकर मुझी को देख ले। जिसको पूरे देश को देखना है, पार्लियामेंट को देख ले, खास करके प्रथम सदन को, वो मालूम हो जाएगा कि जनता कैसे लोगों को चाह रही है। दूसरी बात की विचार विमर्श का केंद्र, यह विचार विमर्श का केंद्र होता है। विचार विमर्श का केंद्र, जन समस्याओं को यहां उठाया जाता है। यह बहुत बड़ा काम है पार्लियामेंट का, व्यवस्थापिका का यह बहुत बड़ा काम है। जन विचार विमर्श का केंद्र, जनता की समस्याओं को यहां उठाया जाता है, ज्वलन समस्याएं, और इससे पूरे देश का ध्यान आकृष्ट होता है। हमारे यहां एक समस्या थी, इंसेफ्लाइटिस का मुद्दा हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा था और इसको लोकसभा में उठाया गया। उसमें कांग्रेस की सरकार थी, बड़े बड़े नेता गोरखपुर आए। तो वैसे इस काम को हमारे सीमित नेतागण कर रहे थे,
लेकिन अब उस काम का पूरा एकदम देश का सारा ध्यान आया भाई गोरखपुर की तरफ के, यहाँ इस पूर्वांचल है, इंसेफ्लाइटिस का मुद्दा बहुत है और मेडिकल कॉलेज में बहुत समस्या है। तो जन भावनाओं, जन समस्याओं को सबसे बड़ा माध्यम है पूरी दुनिया के, पूरे भारत के सामने, अब तो मीडिया के माध्यम से आप पूरी दुनिया को कह सकते हैं कि पार्लियामेंट। पार्लियामेंट फ्रांसीसी शब्द से आया है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट फ्रांसीसी शब्द आया है जिसका अर्थ ही होता है विचार विमर्श करने की संस्था, विचार विमर्श करने की संस्था। तो हमारी संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, संसद कहते हैं, हमारी व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं, अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहते हैं। हर देश के अलग अलग व्यवस्थापिका का अलग अलग नाम है। जापान की संसद को डायट कहते हैं, ईरान की संसद को मजलिस कहते हैं, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं, ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, हमारे यहाँ संसद कहते हैं लेकिन अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहते हैं। तो ये अलग अलग देशों के पार्लियामेंट का नाम, संसद का नाम है, पार्लियामेंट का नाम है। मैं कभी फिर इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। तो संसद विचार विमर्श करने का केंद्र है। ये फ्रांसीसी शब्द है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ ही होता है विचार विमर्श करने की का जगह, विचार विमर्श करने की संस्था। पार्ले का अर्थ ही होता है विचार विमर्श, पार्ले, पार्ले से पार्लियामेंट बना है और पार्लियामेंट का मतलब हो गया कि विचार विमर्श करने की केंद्र। तो इस तरह से संसद विचार विमर्श करने का काम करती है। जन भावनाओं का वहां जनता की ज्वलंत समस्याएं उठाई जाती हैं। हमारे यहाँ प्रश्नकाल, शून्यकाल, सब सारी व्यवस्था बनाई गई है कि जिससे पूरे देश का ध्यान जनप्रतिनिधि समस्याओं की तरफ लाए। ऐसी हमारी संसद में व्यवस्था बनाई गई है, कोई मैटर अगर विशेष है तो तुरंत उसको उठाया जा सके, तुरंत उठाया जा सके। इसे शून्यकाल, तो शून्यकाल में उसकी बात हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जनता के भावनाओं को प्रकट करने का, जनता के विचारों को लाने का, विचार विमर्श करने का सबसे बड़ा केंद्र है व्यवस्थापिका। और हमारे यहाँ केंद्रीय व्यवस्थापिका को पार्लियामेंट कहते हैं, संसद कहते हैं। तीसरा, वित्त पर नियंत्रण। वित्त पर नियंत्रण, लोकतंत्र में कहा जाता है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये नारा अमेरिकी संविधान नेशनल मूवमेंट में, राष्ट्रीय आंदोलन में दिया गया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो मालिक जनता है, देश का जो धन है वो जनता का धन है, तो उस पर जो नियंत्रण है वो संसद लगाती है। खास करके प्रथम सदन, विशेष करके मैं बात करूंगा। अपवाद में अमेरिका को छोड़ दीजिए, अमेरिका में तो खैर पावर दूसरा है, वहां द्वितीय सदन को भी बहुत ज्यादा पावर है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हम सामान्यतः बात करें तो संसद, चाहे प्रथम सदन हो चाहे द्वितीय सदन हो, वित्त पे नियंत्रण लगाती है और बिना उसकी इच्छा से 1 रुपया भी आप खर्च नहीं कर सकते हैं। ये गलतफहमी दूर कर दीजिएगा कि धन नेताओं का है, धन फलाने का है। ना ना ना, धन जनता का है। लोकतंत्र की बात मैं कर रहा हूं। और जैसे हमारे देश में बिना संसद की इच्छा से 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं, तो संसद वित्त पे नियंत्रण लगाती है। ये इसका बहुत बड़ा काम है। चौथा, कार्यपालिका पे नियंत्रण, कार्यपालिका पर नियंत्रण। अब आप समझिए कि 2 तरह की व्यवस्था है, संसदीय शासन और अध्यक्षात्मक शासन। संसदीय शासन में तो पूरा व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है कार्यपालिका, और व्यवस्थापिका प्रश्न पूछकर काम रोको प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव, बजट कटौती तथा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका पे नियंत्रण लगाती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण। अब प्रश्न पूछकर, राजनीति में मैंने आपसे कहा भी था कि प्रश्न पूछना बहुत ही कठिन काम है। बड़े अच्छे का पसीना आ जाएगा। और आपसे ईमानदारी की बात बता दूं कि अगर सही प्रश्न पूछने का काम चला दिया जाए पार्लियामेंट में, इतना पैसा देश का खर्च होता है, करोड़ों रुपया, और अगर प्रश्न का सही से ईमानदारी से पूछ दिया जाए तो जितने अर्जी फर्जी नेता हैं, ये लफंगा और अपराधी वाले, सब भाग जाएंगे पार्लियामेंट छोड़ के, संसद छोड़ के।
इसी नाते आपने देखा होगा कि जब भी व्यवस्थापिका में प्रश्न का काम आता है, तोड़ फोड़, हंगामा, धरना, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, पेपर फाड़ना, ये सब करते हैं, जिससे सही से प्रश्नों को न चलाया जाए। एक समय था, पंडित नेहरू का समय था, लोहिया जी का समय था, बढ़िया से संसद चलती थी, प्रश्नों का जवाब सवाल होता था। धीरे धीरे बहुत हद तक अन्य सरकारों ने भी थोड़ा मेंटेन किया, वाजपेयी जी ने इसे बहुत ध्यान दिया, लेकिन ठीक से यह काम हो नहीं पाता है, क्योंकि प्रश्न पूछना, क्वेश्चन आवर इज टेंशन आवर, पैर का पसीना सर चढ़ जाता है सरकार के जब प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न पूछकर कार्यपालिका पे नियंत्रण लगाया जाता है। यह कार्य लोकतंत्र में व्यवस्थापिका के माध्यम से होता है। काम रोको प्रस्ताव कि कार्य को रोक दिया जाएगा, हमारे पहले कार्य पे चर्चा हो और बाकी कार्य बाद में होंगे। कार्य स्थगन प्रस्ताव, सारे कार्य को स्थगित किया जाता है, पहले हमारे विषय पे चर्चा हो, इस तरह का प्रस्ताव व्यवस्थापिका में लाया जाता है। बजट कटौती, बजट कटौती मतलब जो सरकार का बजट है उसमें कटौती करना। नैतिकता की बात यह है, अगर सरकार के बजट में कटौती कर दिया जाए तो संसदीय शासन में सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार के मुखिया को। ये ब्रिटिश परंपरा है। अब परंपरा का पालन कहां तक करेंगे अलग बात है। वो संसदीय व्यवस्था, हमने आपसे कहा था कि वी हैड टेकन आवर पैराफर्नियर सिस्टम फ्रॉम ब्रिटेन। हमने सारी संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया है। तो अगर ब्रिटेन की परंपरा को देखा जाए तो बजट कटौती के बाद सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव तो समझ लीजिए कि जैसे कहते हैं धकर कोसवा कब है गांव में। पहले जब हम लोग गांव में रहते थे तो कहें भैया धकर कोसवा कब है, माताएं अपने घर से बच्चों को बाहर नहीं निकलने देती थी, कहें धकर कोसवा पकड़ ले जाएगा। तो ये धकर कोसवा कब है, सरकार कब चली जाएगी, कोई गारंटी नहीं है अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कभी भी। और एक चीज और जान लीजिए, प्रश्न पूछना, काम रोको प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव, ये तीनों पार्लियामेंट का दोनों हाउस ला सकता है भारत में, लेकिन बजट कटौती का अधिकार, अविश्वास प्रस्ताव का अधिकार केवल प्रथम सदन को है, भारत में लोकसभा को है। तो अविश्वास प्रस्ताव इतना बड़ा माध्यम है कि सरकार चुटकी में चली जाएगी। हमने 13 दिन की वाजपेयी जी की सरकार को, 13 महीना वाजपेयी जी की सरकार को जाते देखा है। ये पूरा गणित है बिल्कुल अविश्वास प्रस्ताव। ये संसद के प्रति यदि आपका विश्वास है, खासकर संसद के प्रथम सदन के प्रति यदि कार्यपालिका का विश्वास है, तो सरकार, आप कार्यपालिका पद पे रहेंगे, मंत्री पद पे रहेंगे। नहीं होगा तो तुरंत आपको हटना पड़ेगा और जो प्रधानमंत्री होगा इस्तीफा दे देगा। तो इतना बड़ा ये कार्यपालिका पे नियंत्रण है, समझ लीजिए कि बिल्कुल हालत खराब है। कार्यपालिका पे इतना बड़ा नियंत्रण है व्यवस्थापिका का। अगला कार्य निर्वाचन संबंधी काम, निर्वाचन संबंधी, संसद निर्वाचन संबंधी कार्य भी करती है। संबंधी कार्य, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, निर्वाचन हमारी संसद उसमें भाग लेती है। हालांकि और भी रोल है, राष्ट्रपति में विधानसभाओं के सदस्य भी चाहिए, लेकिन संसद निर्वाचन संबंधी काम करती है। तो निर्वाचन संबंधी काम भी संसद का बहुत महत्वपूर्ण काम है। छठा है कि ये तो हो गया निर्वाचन संबंधी काम। न्यायिक कार्य, न्यायिक कार्य, हमारी व्यवस्थापिका न्यायिक कार्य भी करती है। कुछ देशों में तो न्यायपालिका के सर्वोच्च संस्था के रूप में पार्लियामेंट काम करती है, जैसे ब्रिटेन में। ब्रिटेन का जो सेकंड हाउस है, द्वितीय सदन है, उसको हम लॉर्ड सभा कहते हैं, लॉर्ड सभा, वो सर्वोच्च अपीली न्यायालय के रूप में काम करती है, जैसे हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट है, इस तरह के काम करती है। एक समस्या हो गई, एक बात हो गई। दूसरा कि बहुत सारे लोगों को महाभियोग से हटाने का भी काम न्यायपालिका करती है, सारी व्यवस्थापिका करती है। जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ महाभियोग, बहुत सारे लोगों के खिलाफ महाभियोग लाने का काम भी संसद करती है, व्यवस्थापिका करती है। इसके साथ साथ यदि कोई संसद का सदस्य या कोई व्यक्तिगत सदस्य संसद के गरिमा के नियमों की, मान सम्मान की अवहेलना करता है तो उनको भी दंडित करने का काम संसद करती है। और यह कार्य संसद अपने माध्यम से करती है, उसे किसी और माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो अगर कोई व्यक्तिगत व्यक्ति या प्राइवेट व्यक्ति या पार्लियामेंट का व्यक्ति अगर कोई संसद की गरिमा को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा तो उसके खिलाफ जो मानहानि, अवमानना वगैरह की कार्यवाही है वो भी संसद करेगी। तो ये भी काम संसद का है। अच्छा, जांच का कार्य, जांच कार्य, इसे आप कह सकते हैं निरीक्षण कार्य, निरीक्षण परीक्षण कार्य, ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। कहीं कहीं तो इतना महत्वपूर्ण है, जैसे अमेरिका में जो सेकंड हाउस है, जिसे सीनेट कहते हैं, अमेरिका की
संसद को कांग्रेस कहते हैं, द्वितीय हाउस को सीनेट कहते हैं। वहां तो खैर इसको जाल ट्रैप कहते हैं, मछली पकड़ने की समझ लीजिए काम। सीनेट को इतना पावर है कि वो किसी की कभी भी जांच कर सकती है, किसी सरकारी विभाग की। तो इतना महत्वपूर्ण कार्य है। और हमारे यहां भी संसद अनेक समितियां बनाती है, उन समितियों के माध्यम से जांच काम, निरीक्षण, परीक्षण काम करती है। बहुत सारी संसद की समितियां हैं, प्राक्कलन समिति, बहुत सारी समितियां हैं। तो जिन समितियों के माध्यम से जो है हमारे यहाँ भी जांच का कार्य किया जाता है। तो जांच कार्य करने के लिए का कार्य भी संसद का बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसद जांच कार्य भी करती है। बहुत सारे जो है समितियों और आयोगों की नियुक्ति, समितियों की बहुत सारी नियुक्ति करती है। समितियों की नियुक्ति, आयोगों की नियुक्ति, बहुत सारे समितियों की नियुक्ति करती है संसद। बहुत सारे आयोगों की नियुक्ति करती है संसद, जिसके माध्यम से वो जांच वगैरह इत्यादि का कार्य करती है। तो इस तरह से जो है हम देखें तो अच्छा, हाँ, तो प्रशासन पे जो नियंत्रण था यहां तो हो गया था संसदीय में। अगर हम अध्यक्षात्मक में देखें तो अध्यक्षात्मक में भी बहुत सारा नियंत्रण है। कोई भी कानून पास करे, कोई भी व्यवस्थापिका कानून चाहेगी, उसे पास करने का काम तो वहां की संसद को ही करना है। यहां थोड़ा सा और हम विस्तार करना चाहेंगे। दूसरी चीज की, अगर अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति कोई नियुक्ति करता है तो उसका समर्थन संसद से चाहिए। कोई धन चाहता है, उसका समर्थन संसद से चाहिए। किसी देश का अगर संधि युद्ध करना है तो उसका समर्थन चाहिए। तो बहुत सारा काम जो है वो अध्यक्षात्मक शासन में भी। हम इसके लिए एक अलग से टॉपिक ला रहे हैं, वैदेशिक नीतियों का संचालन। वैदेशिक नीतियों का संचालन, वैदेशिक नीतियों के संचालन में भी व्यवस्थापिका का बड़ा रोल है। अगर संसदीय शासन है तो संसद, कोई भी कार्य करेंगे तो संसद को बिना विश्वास में लिए नहीं करेंगे। निश्चित रूप से संसद को विश्वास में लेना पड़ेगा। संसद का आपका बहुमत है तभी तो आप सरकार में है। तो संस्थात्मक शासन में तो ये क्लियर है कि भाई संसद में आपका, प्रथम सदन में खास करके आपका बहुमत है, क्योंकि धन भी वहीं से मिलना है। अब हम अध्यक्षात्मक शासन की बात करें तो अध्यक्षात्मक शासन में कोई भी आप युद्ध करें, संधि करें, समझौता करें। जैसे अमेरिका में आपने देखा कि 1919 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन साहब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में उनका बहुत बड़ा हाथ था। राष्ट्र संघ की स्थापना में उनका बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना, क्योंकि वहां की पार्लियामेंट ने नहीं चाहा, वहां की संसद ने, खासकर सीनेट ने नहीं चाहा, तो नहीं बना। तो वैदेशिक नीतियों के संचालन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इनका। अच्छा, तो अंत में हम कहेंगे कि इस तरह से संसद बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। जन भावनाओं का वो दर्पण होती है, कानूनों का निर्माण होता है, निर्वाचन संबंधी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करती है। और एक तरह से ये कार्यपालिका के लिए गाइड, मार्गदर्शक, परामर्शदर्शक, फिलासफर का काम करती है। अब थोड़ी हम चर्चा करेंगे कि व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हो या द्विसदनात्मक हो, दोनों के गुण दोष क्या हैं। तो कुछ देशों में चर्चा होती है, कुछ विशेषज्ञों में, कुछ देशों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका भी है, लेकिन एक सदनात्मक व्यवस्थापिका दुनिया में बहुत कम है। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका, इसका मतलब हुआ कि व्यवस्थापिका का एक ही सदन होगा, एक सदनात्मक व्यवस्थापिका। मैं आपको बताऊं कि दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जहां एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है। मुख्य रूप से हम चर्चा करें तो चीन में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है। बहुत सारे देशों में ऐसा है कि जहां एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है, लेकिन हम मुख्यतः अगर देखें तो हमारा पड़ोसी है चीन, वहां एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है। हालांकि वहां की जो शासन व्यवस्था है वो अलग तरह की है, लोकतंत्र सिर्फ नाम के लिए है तो उनकी, लेकिन फिर भी बहुत सारी दुनिया में देश हैं जहां एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है। इसके पक्ष विपक्ष में लोग बात करते हैं। तो चलिए हम थोड़ा पक्ष की बात करते हैं और विपक्ष की बात करते हैं, दोनों की बात करते हैं। हम पक्ष में देखें तो एक सदनात्मक व्यवस्थापिका बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि ये कम से कम खर्चीली होती है, खर्चा कम होगा,
कम खर्चीली होगी, कम लोग, एक ही सदन रहेगा तो उसके उसके लोगों का वेतन वगैरह सब कम खर्चा आएगा, चलाने का खर्चा, क्योंकि बहुत खर्च आता है धन को, व्यवस्थापिका को संचालित करने में। तो कम खर्चीला होगा, चुनाव सरल होगा। मान लीजिए डायरेक्ट पब्लिक से आ रहे हैं, जनता से, तो चुने हुए प्रतिनिधि आ जाएंगे। संचालन आसान होगा, कोई विरोध नहीं होगा। प्रथम सदन कुछ और कहे, दूसरा सदन कोई और कहे, तो इसमें ऐसे बहुत दिक्कत पैदा करता है, तो कोई विरोध नहीं। जनता के जन कल्याणकारी तेज कार्य होते हैं, जो कानून बनना है, जो नियम पास होना है, सब कुछ जल्दी होगा, समय नहीं लगेगा, तो विलंब नहीं होगा, देर नहीं होगा। जन भावनाओं का दर्पण, वास्तव में दुनिया के जितने भी द्वितीय सदन हैं उसमें प्राय अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है, और एक सदनात्मक जहां व्यवस्थापिका है वहां जनता के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि आते हैं, तो निश्चित रूप से वो लोकतंत्र के ज्यादा करीब है। क्योंकि जो दूसरा सदन है वो अक्सर इन प्रथम सदन के ऊपर कार्य पे नियंत्रण लगाता है, टांग खींचता है, तो ये ठीक नहीं है। तो ये कम खर्चीला होगा, जनता के कार्य तुरंत होंगे, जनता के विचार विमर्श आसान होगा, चयन प्रक्रिया आसान होगी, तुरंत निर्णय होंगे, संकट काल में उपयुक्त। मान लीजिए कोई संकट आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो प्रथम सदन धड़ से अपना विधेयक पास कर देगा, कानून बना देगा, तो ये बहुत संकट काल में आसान होगा। इनका प्रक्रिया भी आसान होगी, चुनाव प्रक्रिया भी आसान होगी, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को आना है, अपना आ गए, तो ये बहुत सारी अच्छाई इस एक सदनात्मक में है। कम खर्चीला तो मैंने आपसे कहा ही, समय कम बर्बादी होती है, एक सदन पास कर दिया, दूसरा सदन नहीं पास किया तो बहुत समस्या होती है, बड़ा समय बर्बाद हो जाता है, देश का महत्वपूर्ण संसाधन, महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो जाएगा। कभी कभी समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, संकट काल में उपयुक्त, जन कल्याणकारी कार्यों में उपयुक्त, विरोध की आशंका नहीं, तो ये सब बहुत सारी अच्छाई हैं। बुराई क्या है कि प्रथम सदन के गलतियों पर रोक नहीं। मान लीजिए प्रथम सदन गलती से कोई विधेयक पास कर दी, कानून पास कर दी, तो द्वितीय सदन न होने से उस पर रोक नहीं लग पाता है। दूसरा, प्रथम सदन जहां एक सदन है वहां यह कहा जाता है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, जनता के चुनाव में भेजने का बहुत सारा काम है, कोई लोकप्रियता में, कोई जाति में, कोई धर्म में, कोई भाषा में, कोई पैसा खर्च करके कैसे कैसे लोग चले जाते हैं, तो वो कोई जरूरी नहीं कि बहुत प्रतिभा